गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज हम नेक्स्ट जो डिजीज़ बची हुई हैं वो पढ़ेंगे। आज है ये हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, अनेबल टू सप्लाई प्रॉपर O2 यूर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से O2 की जब सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लॉस देयर फंक्शन एंड कॉज डायस्पीनिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी के सभी फंक्शन काम करने बंद कर देंगे और पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत प्रेजेंट होगी। ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2, यानी कि O2 और CO2 का इम्बैलेंस होने की वजह से जब पेशेंट को रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो जाए या उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मोस्टली जो है वो पेपर के अंदर आती है। इट इज़ अकर ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इंजरी एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी ये डिजीज़ जो है किस कंडीशन में क्रिएट होती है, या तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, इंजरी हो गई हो, या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया है या हार्मफुल गैसेस के अंदर पेशेंट जो है वो लंबे टाइम तक स्टे करता है। कोज क्या है इसके, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स को उसने इनहेल कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन, कोल गैस, इट इज़ रिलीज फॉर बर्निंग ऑफ फॉयल फ्यूल्स एंड नेचुरल फ्यूल्स, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा आग जलाने का काम होता हो, जैसे कोयले की खान में अगर कोई काम कर रहा है या कोयला कहीं पे ज़्यादा बर्न हो रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर और वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल गैसेज, यानी हार्मफुल गैसेज के कॉन्टैक्ट में लंबे टाइम तक पेशेंट आया है, या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो गई है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, या ड्यू टू एनाफिलेटिक रिएक्शन, यानी कि किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर जो है हमें क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकती है। साइन सिम्टम हम आपने देख सकते हैं कि वही है पीछे वाले जो हमने पढ़े थे, शॉर्टनेस ब्रीथ है, कन्फ्यूजन, हेडेक्स, हाइपोक्सिमिया, यानी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, O2 का लेवल कम हो जाएगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, ये सभी चीज़ें होंगी। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी, फाइनली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम चेस्ट एक्सरे, ECG करवाएंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट जो हमने पीछे पढ़ी थी, सभी वही के वही पॉइंट हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब कोई डिजीज़ क्रिएट करती है तो लगभग सेम ही मैनेजमेंट और सेम ही सिम्टम, सेम ही कोज जो है वो उन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आप खुद से पढ़ेंगे। मैं कराती हूँ आपको नेक्स्ट डिजीज़। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, ARDS भी बोलते हैं। ARDS भी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज़ है, इन विच द ब्लड नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से पुल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट हो जाती है और बॉडी के अंदर हमें साइनोसिस, यानी कि O2 की कमी दिखाई देती है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ARDS बोलते हैं, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी एक साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर दे, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम एक साथ दिखाई दे। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी एक साथ बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देने स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कोज क्या होंगे इसमें, देखो कोज क्या है, शॉक में जा सकता है पेशेंट, ठीक है, शॉक की वजह से हो सकता है, मेजर सर्जरी हुई हो बॉडी के ऑर्गन्स की, फिजिकल इंजरी हुई हो, मेजर एस्पिरेशन ऑफ स्लाइवा का एस्पिरेशन कर लिया हो ज़्यादा ही अमाउंट में, एयर एम्बोलिज्म हो गया हो, ड्रग जो है वो ओवरडोज में ले ली हो, एनाफ्लेटिक शॉक हो, पेशेंट लंबे टाइम तक एनेस्थीसिया में रहा हो, या हार्मफुल गैसेज हो, या हार्ट फेलियर भी ARDS के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिम्टम्स में हमारे वही सिम्टम्स हैं, डायस्पेनिया, ट्रैकिकार्डिया, लो BP, एबनॉर्मल साउंड ऑफ लंग्स, ट्रैकिपीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सीवियर हाइपोक्सीमिया, ऑर्गन फेलियर, ठीक है। ये सभी मैंने आपको पहले मीनिंग बता दिए थे इनके, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पर्सनली क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, जो हमने AFR में पढ़ी थी, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर डिजीज़ में पढ़ी थी, वही हम इसके अंदर देंगे। सिर्फ एक दो पॉइंट अलग है, जैसे हम एड्रेनलिन का या डेरिफ्लिन का इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, PP स्टार्ट है तो डोपामाइन की ड्रिप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को ईजिली रेस्पिरेशन आ सकेगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्या है हमारी पुल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ डिजीज ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि पुल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। नाम से ही फाइंड आउट हो रहा है कि पुल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है या वेन है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना। इन विच पुल्मोनरी आर्टरी बिकम नैरो ड्यू टू एनी डिजीज, यानी कि पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या है, नैरोइंग प्रेजेंट होगी, उसके पीछे कोई भी डिजीज हो सकती है या कोई भी कारण हो सकता है। विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो क्या करती है हार्ट से लंग्स तक जो है वो ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है लंग्स। तो जब हमारे लंग्स में प्रॉपर अमाउंट में जो है वो O2 की सप्लाई नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या होगा कि पुल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी लंग्स तक जो है O2 की सप्लाई नहीं हो पाएगी। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में पुल्मोनरी आर्टरी नैरो होने की वजह से जब हमारे हार्ट तक जो है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती तो लंग्स के अंदर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें O2 की कमी होने की वजह से जब पेशेंट को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दस योर बॉडी इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होगी, O2 की सफिशिएंट अमाउंट ना होने की वजह से पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी कॉज क्या होंगे, COPD हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, लंग्स की क्रोनिक डिजीज है, स्मोकिंग है, या सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो सेल O2 को कैरी करने का काम करती है वही हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है या पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है या हार्ट डिजीज है, इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में पुल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो डिजीज हमें देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स भी हमारी वही है, लंग्स के अंदर क्या होगी, मरमर साउंड प्रेजेंट होगी, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, फटीक होगा, डायस्पेनिया होगा, साइनोकोप, पेशेंट को क्या होगा, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएगा, वीकनेस होगी, कन्फ्यूजन प्रेजेंट होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इस वजह से पेशेंट को जो है हाई BP की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पुल्मोनरी स्ट्रोक या हार्ट फेलियर की डिजीज भी दिखाई देगी। लैब इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पहले पढ़े थे सारे के सारे वही होंगे हमारे, CBC है, KFT है, यूरिया क्रिएटिनाइन, HIV, T3 T4, चेस्ट एक्सरे है, PFT है, इको है, एंजियोग्राफी है, ये सभी जो है हम डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन करवाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में भी हमारी सेम प्रोसीजर आएगा कि पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, फिर हमने हिस्ट्री फाइंड आउट करनी है, कोज फाइंड आउट करने हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, O2 स्टार्ट कर देना है, एंटीबायोटिक देनी है उसको, एंटी हाइपरटेंसिव जो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट को मैनेजमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये बाकी की जो मैनेजमेंट है आप खुद से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो सेम एज होती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारा लंग्स अब्सेस, यानी कि लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाना। लंग्स अब्सेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होगा कि लंग्स के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होगा, पस का कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इन्फेक्शन या इंजरी, किसी भी इन्फेक्शन इंजरी की वजह से क्या होगा, लंग्स के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब पस का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लंग्स अब्सेस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी या चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसी डिजीज कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लंग्स अब्सेस कहेंगे। इसके कॉज क्या होंगे, निमोनिया हो सकता है, एम्बोलिज्म है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स का कैंसर है, पुल्मोनरी TB है, या ओवरडोज है, सर्टेन ड्रग्स, कोई ड्रग हमने ज़रूरत से ज़्यादा ले ली है, या जनरल एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से भी जो है पेशेंट के अंदर लंग्स अब्सेस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके जो सिम्टम होंगे वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, कफिंग है, वेट लॉस है, स्पूटम की प्रोडक्शन ज़्यादा है, डायस्पेनिया है, हिमोपेटाइसिस है, ठीक है, यानी स्पूटम के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा, पेशेंट को क्या होगा, फीवर विद चिल्स, यानी ठंड के साथ क्या आएगा, उसको बुखार आ जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, स्वेटिंग ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी थी वो वही जो है हम इसमें पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन भी वही होंगी इसके अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो हमने प्लूरल इफ्यूज़न की नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ी थी सेम एज वही है इसके अंदर भी। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, चेस्ट ड्रेनेज प्रोसीजर करेंगे, यानी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे,
चेस्ट कैविटी के अंदर क्या करेंगे, एक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे जितना भी पस की कलेक्शन हो रखी है उसको रिमूव कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि पस आना बंद नहीं हो जाता है। तो ये इसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा हमारा। तो आई होप सो आपको ये सभी डिजीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। कल हम जो है वो ट्रकोस्टमी का प्रोसीजर पढ़ेंगे जो मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हमें करनी होती है।